एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एच टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज कर रहे हैं। आज हम लोग 2019 का एच टेट का हिस्ट्री का पेपर सोल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड के एक समकालीन रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो इसका आंसर होगा आपका बेंजामिन डिज़रेली। चलो हम बाकी के भी सोल्व कर लेते हैं। जेम्स आउट्रम और जो टेलर है, इन दोनों ने बोला था मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है 1857 की क्रांति। और लॉरेंस जो है, लॉरेंस कहता है कि केवल सैनिक विद्रोह था। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रेली ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ और कब हुई, तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर 1907 में, यानी 1907 जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छापाखाना किसके द्वारा और कहाँ लाया गया, गोवा पुर्तगालियों के द्वारा छापाखाना लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा बंबई में 1848 ईस्वी में प्रथम क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था, वो था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। मानव प्रजाति का उत्पत्ति काल माना जाता है, मानव प्रजाति का उत्पत्ति काल माना जाता है 1.9 से 1.6 लाख ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित 18वीं शताब्दी में स्थापित क्षेत्रीय राज्यों और उनके शासकों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें मैच करना है कि हैदराबाद को किसने स्थापित किया है, अवध को किसने, रोहिलखंड को किसने। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद, हैदराबाद के साथ आएगा आपका किलीच खां। अवध, अवध के लिए आएगा, अवध जो है सादत खां आएगा अवध के लिए। रुहेलखंड के लिए आपका आएगा मोहम्मद खां, और बंगाल के लिए आएगा मुर्शिद कुली खां। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो गया ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 97 आता है, ये भी मैचिंग करने का ही क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुचारी समुदायों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है इसका ऑप्शन रहेगा आपका धंगार, धंगार का रहेगा ए का 3 यानी महाराष्ट्र। बकरवाल, बकरवाल जो है इसका रहेगा हमारा जम्मू और कश्मीर। रायका जो है ये राजस्थान का रहेगा, और भोटिया यानी कुमायूं और गढ़वाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे शुरू ठीक रहेगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनानायक जो है वो रहेगा थॉमस मेजर मुनरो। इसे थॉमस मुनरो भी बोला जाता है, मेजर मुनरो भी उसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली एच टेट ने इसको डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में पूर्व पाषाण काल की प्रमुख विशेषता नहीं है, जबकि ये सारी ही विशेषताएं पूर्व पाषाण काल की ही है। शिकार जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था, मानव गुफाओं में रहता था, मानव प्रस्तर उपकरण बनाने वाला था, और धनुष बाण की खोज हुई। तो ये चारों ही ऑप्शन इसमें राइट रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया है HSSC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। अब्बासियों द्वारा उम्मैदों से सत्ता हासिल करने का वर्ष था, आंसर रहेगा 750 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 101। मंगोलों ने बगदाद पर अधिकार कब किया, मंगोलों ने बगदाद पर 1258 ईस्वी में अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अलीनगर की संधि में सम्मिलित नहीं था, यहाँ पे हमें नहीं देखना है। अलीनगर की जो संधि है वो सिराजुद्दौला और कराई, सिराजुद्दौला और क्लाइव वर्सेस क्लाइव, क्लाइव के बीच में हुई थी अलीनगर की संधि। इसके जस्ट बाद ही जो है 1757 प्लासी का युद्ध भी होता है। तो इसमें हमें जो नहीं है वो पूछ रहे हैं, अंग्रेजी कंपनी को पूर्वतः प्राप्त व्यापारिक सुविधाएं यथावत रही, हाँ जी ये इस संधि में बात हुई थी। कलकत्ता की किलेबंदी की अनुमति दे दी, जी बिल्कुल ये भी हुआ था। अंग्रेजी कंपनी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति देने का वचन दिया था कि तुम्हें क्षतिपूर्ति के 3 लाख रुपए जो है देने पड़ेंगे। और नेक्स्ट जो है, अंग्रेजी कंपनी ने भारत में फ्रांसीसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने का वचन दिया। यही बात जो है वो अलीनगर की संधि में नहीं हुई थी, और हमें क्या देखना है, नहीं देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103।
निम्न में से कौन सा एक ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है? देखो, ये जो धर्म तृतीय रत्न है ये ज्योतिबा फुले से संबंधित है, इशारा भी है, और संजीवनी जो है ये ये जो है संजीवनी, ये ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसे कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा लिखा गया है। जो ये संजीवनी जो है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा संजीवनी। बाकी के जो ये चारों हैं, धर्म तृतीय रतन, इशारा और शिवाजी का जीवन, ये सारे ज्योतिबा फुले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 104। इसका भी हमें मैच करना है, जैसे कि आईएनए के मुकदमे के विरुद्ध विद्रोह है, ये एज इट इज रहेगा, यानी कि 21 नवंबर 1945। रशीद अली मुकदमे के विरुद्ध विद्रोह, ये रहेगा अपना 11 फरवरी 1946। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी को हुआ था 1946 में। इंडियन नेशनल सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943। यानी कि इसमें सारे ही ऑप्शन जो हैं वो राइट दिए हैं, तो यानी ए का ए, बी का बी, और सी का सी और डी का डी रहेगा, तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? चीन में साम्यवादी दल की स्थापना का वर्ष रहेगा 1921, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी के पश्चात भारत में नव रोमन शैली का वास्तुकार था। तो जो 1911 में भारत में ये जो नव रोमन शैली का है, ये एक्चुअली क्या है कि इसमें हमारे तीनों ही ऑप्शन रहेंगे। 1911, एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 1911 ईस्वी के पश्चात भारत में नव रोमन शैली का वास्तुकार, तो इसके जो हैं ये एडविन लुटियंस, जो इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी आई थिंक एचएसएससी ने डिलीट किया था, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन जो इसके लिए एडविन लुटियंस भी है, हर्बर्ट बेकर भी और लॉरी बेकर भी, ये तीनों ही जो है ये इसके रहेंगे। तो हमें तो इसमें से एक चाहिए था कि कौन सा एक है, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। जर्मनी में नाजी के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों के कृत्यों को राजद्रोह घोषित करने वाला अध्यादेश कब जारी हुआ था? 14 जुलाई 1933 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 108 है, 1823 ईस्वी में बनाई गई जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में प्राच्यवादियों का नेतृत्व किसने किया? आंसर रहेगा H.T. प्रिंसेप, H.T. प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा ये ली कार्बूजियर ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। यूरोपियनों को उनके भारत आगमन के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है। तो देखो, सबसे पहले यूरोपीय आए थे पुर्तगाली, ठीक है, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद आता है हमारा डच, फिर आएगा अंग्रेज, और फिर लास्ट में आता है फ्रांसीसी। तो हमें जो है सबसे पहले ए चाहिएगा, ए इसमें है, लेकिन देखो यहाँ पे लास्ट में हमें डी भी चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था, क्योंकि इसका आंसर जो रहेगा ए बी सी रहेगा। सबसे पहले पुर्तगाली है, फिर डच है, फिर अंग्रेज है, और फिर फ्रांसीसी है, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्थायी बंदोबस्त के महत्वपूर्ण परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? इसमें हमें नहीं सर्च करना है। देखो, जब भी कोई नहीं का क्वेश्चन हो तो नहीं को आप पहले ही सर्कल में ले लिया करो, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें नहीं देखना है। तो पहला ऑप्शन है, निष्ठावान जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ, बिल्कुल हुआ। कृषि उत्पादन में अनपेक्षित वृद्धि हुई। देखो, कृषि उत्पादन में और ये स्थायी बंदोबस्त से कोई वृद्धि नहीं हुई, तो वैसे तो हमें आंसर मिल गया है, यही आंसर इसका रहेगा। फिर भी हम बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। किसानों को पूर्णतः जमींदारों पर आश्रित बना दिया गया था स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। कर्मिक रूप से होने वाली अधिक आय से कंपनी को वंचित किया गया, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमें नहीं देखना है, तो ऑप्शन बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मलमल उत्पादन केंद्र नहीं था? तो मलमल उत्पादन केंद्र जो है वो ललितपुर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक जिन्हें प्रधानतः लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा द्वारा 1789 ईस्वी के मानव अधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित कथनों पर विचार करने हैं कि भाई इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो ये जो घोषणा पत्र है, इसमें केवल अधिकार थे, कर्तव्य नहीं।
हाँ, ये बात सही है, केवल अधिकार थे इसमें, कोई कर्तव्य नहीं थे। इसमें मध्यम वर्ग के हितों को सुरक्षा दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। इन अधिकारों के क्रियान्वयन की कोई गारंटी नहीं दी गई थी, ये भी सही है। इसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग को भी जीविकोपार्जन हेतु आश्वस्त किया गया, बस यही बात नहीं थी। तो हमें क्या करना है कि कौन सी बातें इसमें थी, तो इसमें ए बी सी तीनों चीजें या तीनों बातें आएगी, तो आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जापान का बुद्धिवादी नहीं था। इसमें हमें नहीं ढूंढना है, वही बात फिर से कह रही हूँ, जब भी आपको नहीं का हो तो नहीं को हाईलाइट कर लें या सर्कल में ले लें। नहीं ढूंढना है तो आंसर रहेगा लियांग कीचाओ, जो है वो जापान का बुद्धिवादी नहीं था। बाकी जो 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 भी हैं, जैसे कि फुकुजावा, मियाके और यूएकी, ये सारे जो हैं जापान के बुद्धिवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, अंग्रेज दूत जिसने 1715 ईस्वी में बादशाह फर्रुखसियर को रोग मुक्त किया था। एक अंग्रेज आया था जो कि बादशाह, जो मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, वो बीमार हो गए थे तो उसको ठीक किया था। वो अंग्रेज था विलियम हैमिल्टन, जिन्होंने फर्रुखसियर को ठीक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 117, एक स्कॉटिश इंजीनियर जिसने सड़क बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्कॉटिश इंजीनियर मैक आडम, जिसने सड़क का, देखो ये वाले क्वेश्चन 101% एचटेट में आता है। ये आप औद्योगिक क्रांति में से या +1 की बुक में से भी देख सकते हो। अदरवाइज आप मुझे कहोगे तो मैं आपको सारे जो भी आविष्कार और उनके आविष्कर्ता है, जो भी जिन्होंने आविष्कार किए हैं, वो सारे मैं आपको वीडियो के थ्रू या PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो चले हम बाकी के 3 देख लेते हैं। सबसे पहला है रॉबर्ट फुल्टन। रॉबर्ट फुल्टन जो है, इसने वाष्प चलित नाव, ठीक है, ये इसने नाव का आविष्कार किया है। चार्ल्स गुडियर ने जो है वो रबर के जो टायर होते हैं उसका आविष्कार किया है। सैमुअल मोर्स ने तार यंत्र का आविष्कार किया है। और मैकआडम ने तो ऑब्वियसली अभी हमारे ऑप्शन में ही है कि इसने सड़क बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, इसमें भी हमें मैच करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं कॉर्डस के साथ आएगा ईथर। हेलमाउंट के साथ आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है विलियम हार्वे के साथ आएगा आपका रक्त संचार। और वेसिलियस के साथ आएगा मानव शरीर रचना। तो इसका हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे भी हमें नहीं देखना है। ये ईसाइयत स्वीकार की इसने, बिल्कुल की थी। निरंकुश शासन विकसित किया, ऑब्वियसली ये निरंकुश था। पश्चिम में सहराजा नियुक्त किया, बस ये जो लाइन है इसको सूट नहीं करती। नेक्स्ट है देवदूत के समक्ष उपाधि धारण की, इन्होंने देवदूत अपने आप को ईश्वर के समान माना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पश्चिम में सहराजा नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय धर्म युद्ध का क्या कारण था। तृतीय धर्म युद्ध का मेन कारण यही था कि मुस्लिम नेता सलादीन ने जेरूसलेम को पुनः जीत लिया था। बाकी के चाहे आप ना पढ़ो फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ये इसके मुख्य कारण नहीं थे। चर्च ने धर्म युद्ध में भागीदारों को मुक्ति सुनिश्चित की। चर्च ने पापों से क्षमा हेतु आह्वान किया। समाज के सभी वर्गों में भागीदारी हेतु उत्साह था। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मेन कारण चाहिए। और मेन कारण था जो मुस्लिम का नेता सलादीन है, उसने जेरूसलेम को दोबारा से जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित सुंग शासकों को क्रमबद्ध किए। देखो सुंग शासक, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुंग शासक कौन कौन से है। सुंग शासक यानी कि सबसे पहले सुंग शासक में आता है पुष्यमित्र सुंग। फिर उसके पश्चात अपना आएगा पुष्यमित्र सुंग के बाद आएगा, ये अपना पुष्यमित्र हो गया। पुष्यमित्र सुंग के बाद आएगा अपना अग्निमित्र के बाद आएगा अपना वसुज्येष्ठ, और वसुज्येष्ठ के बाद आएगा वसुमित्र। यानी सबसे पहले पुष्यमित्र और सबसे लास्ट में हमें वसुमित्र करना है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है राइट होगा, यानी BACD। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का पूर्वी बंदरगाह नहीं है। इस क्वेश्चन की भी मैं गारंटी लेती हूँ, एक तो आविष्कार वाला क्वेश्चन और एक ये बंदरगाह, ये वाले क्वेश्चन जो है वो 100%
आएंगे ही आएंगे एचटेट में। तो जैसे हम ये इंडिया का मैप मान लेते हैं तो इसमें बोला है कि पूर्वी तटीय बंदरगाह नहीं है। तो तामलुक है, ये भी पूर्वी है, पूर्वी यानी इस तरफ ईस्ट की बात हो रही है। कोरकोई ये भी है। कावेरीपट्टनम, ये तीनों जो है यहाँ पे पूर्वी साइड है, थोड़ा ऊपर की तरफ है। लेकिन पंतल, पंतल जो है ये पूर्वी तटीय बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। मुगल काल में किसी अन्य गांव के किसानों द्वारा खेती करने वाली भूमि को कहा जाता है। अगर किसी अन्य गांव में जाकर के खेती कहीं करी जाती है तो वो पाही कास्त कहलाता है। खुद के गांव में खेती करेंगे तो खुद कास्त होगा। और खालसा जो सरकारी भूमि है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण युगीन भस्म टीले के लिए नहीं जाना जाता? बुरसोम, क्योंकि बुरसोम में भस्मकालीन टीले नहीं है, बजाय इसके यहाँ पे क्या है, गर्तावास है, गर्तावास। और ये जो है बुरसोम, ये नवपाषाण काल का स्थान है। और यहाँ पे कोई भी भस्म या रेत के या राख के टीले नहीं है, बल्कि उतनूर और पालवाए और कुपगल, यहाँ पे रेत के टीले, राख के टीले देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बुरसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवबाब संबंधित, यानी अवबाब क्या है? तो अवबाब जो है वो अमीरों से लिए जाने वाला अतिरिक्त विधि संगत प्रभार है, यानी कि अमीरों से एक्स्ट्रा जो टैक्स या कर लिया जा रहा है उसको अवबाब बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण है। जब भी कभी भी आपको कथन और कारण का क्वेश्चन दिखे तो आप उसको बीच में क्योंकि डाल के पढ़ सकते हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं, अकबर ने राजपूत नीति अपनाई क्योंकि राजपूत अपने वचनों के पक्के होते थे। क्योंकि परिस्थितियों के कारण अकबर की अफगान नीति भिन्न थी। तो क्या ये सही है? एक दूसरे को देखते हैं। तो इसका आंसर ये रहेगा कि ये वाली बात तो सही है कि अकबर ने राजपूत नीति अपनाई क्योंकि राजपूत अपने वचनों के पक्के होते थे। लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। ये जो आर है ये इस बात को, इसको रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, यानी कि ए सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भक्ति आंदोलन के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो भक्ति आंदोलन की हम बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले इसने जीवन के सरल मार्ग का उपदेश दिया, बिल्कुल दिया। इसने ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद का उपदेश दिया, जी बिल्कुल दिया। इसने जनता में समानता और भाईचारा का मार्ग प्रशस्त किया। इसने बहुदेववाद में विश्वास किया और तीर्थ यात्राओं के लिए निर्देशित किया। देखिए यहीं पे रोंग हो जाता है कि बहुदेववाद नहीं, इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था, एकेश्वरवाद। तो इसका यही ऑप्शन जो है वो राइट होगा, क्योंकि हमें नहीं ढूंढना है ना। तो इसका आंसर 124 का आंसर 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौंदड़ों के शिल्प उद्योग के बारे में क्या सही, वो हमें यहाँ पे चुनना है। तो सर्व आभूषण देखो हमें चौंदड़ों में देखने को नहीं मिलते हैं, तो हम सबसे पहले इसको तो कट ही देते हैं। इसके बाद शंख कटाई है, मुहर निर्माण है और मन का निर्माण, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से हमें बी सी डी यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। औरंगजेब द्वारा नस्क की नीति को लागू करने का संकेत। औरंगजेब ने एक नीति अपनाई थी, नस्क की नीति। वो उसने क्यों अपनाई थी? क्योंकि उसके टाइम जो है उसका प्रशासनिक तंत्र है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, दुर्बल हो गया था, इसलिए इसने ये जो नस्क की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। दिल्ली का सुल्तान जिसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली वह था। एक सुल्तान था दिल्ली का, सल्तनत काल की बात चल रही है, उसमें जो सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, ये वाला, इसने अपने आप को खलीफा साबित कर लिया था। ये दिल्ली सल्तनत की पीरियड की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर द्वारा निर्मित नहीं है? देखो सबसे पहले बीबी का मकबरा, ये हमें पता होना चाहिए किसने बनाया है। बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा बनाया। वैसे तो हमें पता ही लग गया कि हमें यहाँ पे कौन सा ढूंढना है, वो ढूंढना है जो जहांगीर ने नहीं बनाया। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो यही हो गया कि बीबी का मकबरा जहांगीर ने नहीं, औरंगजेब ने बनाया है। लेकिन हम इसी के साथ साथ अपने आंसर को और अच्छा इलेबोरेट करते हैं, तो सारे पढ़ लेते हैं। अकबर की कब्र जहांगीर द्वारा बनाई गई है, मोती मस्जिद लाहौर में भी जहांगीर द्वारा, और शालीमार बाग ये भी जहांगीर द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे भी हमें मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। देखो रत्नावली हर्ष द्वारा लिखा गया, हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे। प्रियदर्शिका,
रत्नावली, रत्नावली और नागालैंड। तो रत्नावली के साथ हमारा हर्ष हो गया। नेक्स्ट है सूर्य शतक। सूर्य शतक जो है इसके साथ जाएगा मयूर। नेक्स्ट है चंडी शतक। चंडी शतक के साथ वाणभट्ट जाएगा। और कशिकावर्ती यानी जयदित्य और वामन। तो कहने का मतलब है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन 1 हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। इसको भी हमें मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंडोला महल। हिंडोला महल जो है वो मांडू है, ठीक है ये। फिर आता है एक लाखी कबर, इसके लिए पांडुआ। तीन दरवाजा अहमदाबाद। देखो अहमदाबाद और गुजरात में जो बुलंद दरवाजा है इसको अब आप रिलेट कर सकते हो कि गुजरात में बुलंद दरवाजा है और तीन दरवाजा जो है वो भी अहमदाबाद में है। और जमात खाना मस्जिद मलिकपुर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं सॉरी, ऑप्शन 1 इसका ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इसका तो सेम मैचिंग हो रहा है। तो हमारा ए के साथ 1 जाएगा, बी के साथ 2 जाएगा, सी के साथ 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इस आंसर का और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 133 क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन 4, यानी कि इन्होंने जो मैच कर रखे हैं वो बिल्कुल सही कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 134। निम्न में से एक ग्रंथ मिनेंडर के बारे में सूचना देता है। मिनेंडर जो राजा है उसकी हमें सूचना तो मिलिंद पन्नों से मिलती है। उसके अलावा इसमें से भी एक ग्रंथ है, एक तो हमें मिनेंडर की मिलिंद पन्नों से, जिसमें हमने देखा था कि मिनेंडर और नागसेन की आपसी बात होती है। इसके अलावा अवदान कल्पलता ये जो है इसमें भी हमें मिनेंडर के बारे में जानकारी होती है। हिस्टोरिका से नहीं होती, इंडिका से भी नहीं होती और मुद्रा राक्षस नहीं होती। चलो हम इनको थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं कि हिस्टोरिका देखो किसने लिखी थी, हेरोडोटस ने। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्ष जो है विशाखादत्त द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 135। इसे भी हमें मैच करना है। तो इसका भी मैच जो है वो आई थिंक ठीक ही चल रहा है। कमीतुल तवारिक इब्नुल आसिर ये सही रहेगा इसका। तारीख मोहम्मदी मोहम्मद बिन बिहामद खानी ये भी ठीक है। किताबुल रहला इब्न बतूता बिल्कुल ये सही है। और इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था और ये तुगलक पीरियड में आया था, तुगलक काल में। और तुगलक काल में भी राजा कौन सा है, राजा MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके टाइम पीरियड में जो है ये इब्न बतूता आता है और इसने किताब उल रहला नाम की जो है पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है फुतूह अल सलातिन, ये ख्वाजा अली मलिक इसामी के द्वारा लिखे गए, यानी कि ये सही मैच किए हुए हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 136 में मौर्य प्रशासन के कुछ जो है अध्यक्ष बताए गए हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मौर्य प्रशासन में कुपाध्यक्ष कौन था। तो कुपाध्यक्ष जो है वो रहेगा वन विभाग का प्रमुख। बाकी के भी हम कर लेते हैं। खनन विभाग का प्रमुख इसको क्या बोलेंगे, अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष ये हो जाएगा खनन विभाग का। यातायात विभाग का इसमें कोई प्रॉपर नहीं दे रखा है, कोई भी अधिकारी नहीं है मौर्य प्रशासन में इससे रिलेटेड। और मापतोल विभाग का जो प्रमुख या अधिकारी है वो रहेगा पोतवाध्यक्ष। देखो दो क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले बताए हैं। एक तो क्वेश्चन रहेगा आपका पश्चिमी और पूर्वी तट वाला, पश्चिमी और पूर्वी तट वाला इंडिया के इधर और इधर। एक क्वेश्चन रहेगा आपका आविष्कार वाला और एक क्वेश्चन रहेगा आपका मौर्य प्रशासन में कि कौन सा अध्यक्ष, जैसे कि वन विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, खनन विभाग अध्यक्ष को क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये, यानी 3 क्वेश्चन आप पक्के मान के चलो कि आएंगे ही आएंगे। कौन से एक आपके पश्चिमी पूर्वी तट पे कौन से पोर्ट्स हैं, कोस्टल एरिया कौन से हैं वो। दूसरा आपका ये वाला कि ये अपना मौर्य प्रशासन। और तीसरा आपका आविष्कार वाला क्वेश्चन। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। कृष्णदेव राय द्वारा जिस ग्रंथ में अपने राजतव आदेशों का उल्लेख किया गया वो ग्रंथ है। तो इसका आंसर रहेगा आपका आमुक्त माल्यद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। इसको भी मैच करना है। इसमें क्या है कि ये वेद दिए गए हैं और यहाँ पे ये वेद हैं और यहाँ पे इसकी वेद की शाखाएं दी गई है। तो ऋग्वेद की जो शाखा है वो रहेगी साकल। तो साकल के साथ साथ मैं आपको थोड़ा और भी बता देती हूँ। साकल के अलावा इसकी जो और शाखाएं हैं वो है बालखिल्य, ये भी ऋग्वेद की है, बालखिल्य और वाष्कल।
ठीक है। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की शाखा रहेगी वाजसनी। अब जो ये वाजसनी है ये है शुक्ल यजुर्वेद की। यजुर्वेद भी दो भागों में, एक शुक्ल में और कृष्ण में। तो अब कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो रहेगी आपकी तैत्तरीय, तैत्तरीय, काठक और मैत्राणी, मैत्राणी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोनों ऋग्वेद और यजुर्वेद। अब बात आती है सामवेद। सामवेद के लिए हमारा रहेगा कौमुद। सामवेद की जो शाखा है वो रहेगी कौमुद, जैमिनीय और रामायणी, रामायणी। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो शाखा रहेगी वो हमारी रहने वाली है अथर्ववेद की शौनक। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन 2 है वो राइट रहेगा, यानी ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 है, कौन सा दंडी द्वारा रचित नहीं है? तो दंडी की जो पुस्तकें लिखी हुई हैं वो बताते हैं। काव्यदर्श है, ये भी दंडी की है। दस कुमार चरित, ये भी दंडी की द्वारा रचित है। और अवंती सुंदरी, तीनों ही दंडी द्वारा रचित है। लेकिन ये जो है दयाश्रव्य काव्य, ये दंडी द्वारा रचित नहीं है। तो ये किसके द्वारा रचित है? ये है आचार्य हेमचंद्र, ये आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मुगल काल में टकसाल शहर नहीं था? तो इसका आंसर रहेगा आपका भोपाल। तो चलो इसके साथ ही हम इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। मुगल काल में ना कुछ टकसाल शहर थे, जिसमें से आगरा, दिल्ली, अहमदाबाद और अजमेर। लेकिन भोपाल का कहीं पे नाम नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। निम्न में से कौन सा भारतीय इतिहास का लौकिक साहित्य स्रोत नहीं है? देखो, जब हम हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ते हैं भारतीय इतिहास को, तो पहले हम उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो पुरातात्विक, पुरातात्विक और एक होते हैं साहित्यिक, जो लिखे हुए हैं। पुरातात्विक जिन्हें हमें देख करके हिस्ट्री पता चलती है, और साहित्यिक जो रिटर्न में। साहित्य में भी फिर हम आगे दो भाग कर देते हैं, एक धार्मिक आता है और एक गैर धार्मिक आता है, गैर धार्मिक। लेकिन धार्मिक में भी फिर आगे तीन भाग हो जाते हैं, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के। और फिर गैर धर्म, जो ये गैर धार्मिक है, इसमें भी दो भाग हो जाते हैं, एक तो लौकिक साहित्य हो जाते हैं और एक होते हैं जीवनी व्रत। तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा लौकिक साहित्य स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ललित विस्तार। बाकी जो ये ग्रंथ हैं ये ऐतिहासिक हैं, और लौकिक साहित्य ग्रंथ जो है वो ललित विस्तार नहीं है। नीतिसार, अर्थशास्त्र और मुद्रा रास्त्र ये जो है लौकिक साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में से कौन सा एक कौटिल्य द्वारा उल्लिखित विधि का स्रोत नहीं है? इसका आंसर रहेगा आपका प्रत्युक्त, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। इसे भी हमें मैच करना है कि मुगल कालीन शहर बताने हैं और उसके औद्योगिक उत्पादन। तो रेशम कताई केंद्र, रेशम कताई केंद्र जो है वो लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी में रहेगा। मलमल, मलमल जो है वो ढाका, अच्छा बीच में छूट गया गलीचा, गलीचा के लिए आपका रहेगा आगरा और लाहौर। और मलमल के लिए ढाका और रंगीन छपे वस्त्र रहेंगे मद्रास। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 ठीक रहेगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार एवं अर्थ को सुमेलित करना है। मति यानी, देखो मति यानी सीधे हमें ध्यान भी आ रहा है कि मति यानी बुद्धि और इंद्रिय से रिलेटेड है, तो इसका रहेगा इंद्रिय जनित। श्रुति यानी सुनना, यानी श्रवण ज्ञान। अवधि ज्ञान दिव्य ज्ञान। और मन पर्याय ज्ञान यानी अन्य के मन या मस्तिष्क को जानने की इच्छा या जानने का ज्ञान। तो इसका जो है सभी मैचिंग किए हुए हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ए का 1, बी का बी और सी का सी, डी का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। गुप्तकालीन भूमि की नाप से संबंधित शब्द नहीं है। देखो, गुप्त काल में भूमि को सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। गुप्तकालीन भूमि की नाप से संबंधित शब्द नहीं है। देखो, गुप्त काल में भूमि को नापने के लिए कुछ शब्द यूज किए गए थे, जैसे कि आडवाप, एक मिनट, जैसे कि आडवाप हो गया, और द्रोणवाप भी है,
कुल्यवाप भी है, लेकिन ये जो है अपृहत वाप, ये कोई इकाई का या भूमि को नापने का कोई संबंध नहीं है इससे, बल्कि आढ़वाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप और एक और होता है नीवर्तन। नीवर्तन, ये जो चारों हैं ये भूमि को नापने से संबंधित इकाई हैं, भूमि को नापने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जो ये आपका अपृत अपृहत वाप है, इसे हम जंगली भूमि बोलेंगे, ऐसी भूमि जिस पे खेती नहीं की जाती हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अपृत वाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। राष्ट्रकूट शासक जिसने 8वीं शताब्दी में एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, इसका आंसर रहेगा आपका कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा का मंदिर, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से कौन सा महाजनपद युगीन गणतंत्रीय व्यवस्था से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर रहेगा उबाहिक, ये जो है ये गणतंत्रीय व्यवस्था से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 140। मध्य पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल कहाँ पर प्राप्त नहीं हुए? देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे हमें मध्य पाषाण काल के स्थल मिले हैं, लेकिन कश्मीर जो है यहाँ पे हमें मध्य पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर हमें नवपाषाण की नवपाषाण टाइम पीरियड के जो स्थल मिलते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर रहेगा कश्मीर। नेक्स्ट आता है संगीत में नाटक भारत के जिस क्षेत्र में खेला जाता है। देखो, सांग सांग तो वैसे हरियाणा वाले सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को, सभी लोगों को पता रहता है कि सांग जो है वो हरियाणा में होता है, तो यहीं से हमें क्लू मिल गया कि इसका आंसर रहेगा पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे कुछ मैचिंग करने हैं। भीतरगांव में विष्णु का मंदिर है, बिल्कुल ठीक है। नचना कुठार में पार्वती मंदिर है। भूमरा में शिव मंदिर है। तिगवा तिगवा में सूर्य मंदिर नहीं है, बजाय इसके तिगवा में जो है वो विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर है। और ये जो सारे मंदिर है ये सारे गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल में ही एक इम्पोर्टेंट 5वां मंदिर भी आता है जो कि देवगढ़ में है। देवगढ़ में किसका है? दशावतार मंदिर इसको बोलते हैं, दशावतार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा तिगवा, क्योंकि तिगवा में जो है वो सूर्य मंदिर नहीं है, सूर्य की जगह विष्णु मंदिर है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं बाकी के आपको और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व करवाऊं। और बने रहिए हमारे साथ यूं ही। जय हिंद, जय भारत।